सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 12 की संस्कृत विषय है, उसमें एक छंदोलंकार परिचय है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह 10 नंबर का है, जिसमें छंदः परिचय है वो 5 नंबर का है और अलंकारा है वो 5 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के 10 नंबर का छंद और अलंकार का टॉपिक है। यह मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि छंद और अलंकार ऐसे टॉपिक है जो कक्षा 12 से लेकर के, वैसे देखा जाए तो 10वीं कक्षा में भी पद्यांश के अंदर आते हैं, और 10वीं 12वीं और बीए की सभी कक्षाओं में, और उसके बाद में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी प्रायः छंद और अलंकार पूछे जाते हैं। इसलिए मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है विजेत्री, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्रकाशित है, उसके द्वारा आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप प्रतियोगी परीक्षा हो या बीए की कक्षा हो, सभी में प्रायः छंद और अलंकार आते हैं। तो देखिएगा, छंदः परिचय में छंदः लघु युक्त विवेक है। उसके बाद में छंदः अधोलिखित छंदसाम सोदाहरण लक्षण सामान्य ज्ञानम, जिसमें इंद्र वज्रा, द्रुत विलंबितम, शिखरिणी, मंदाक्रांता और स्रगधरा। कक्षा 12वीं में आपके क्या आएंगे कि जैसे आपके लघु युक्त विवेक है, लघु और जो गुरु होता है वो कहाँ लगाना होता है, उसके बारे में छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं। या फिर इंद्र वज्रा, द्रुत विलंबितम, शिखरिणी, मंदाक्रांता और सरगधरा, इन छंदों के लक्षण या उदाहरण आपके आ सकते हैं। अब देखिएगा, आपकी जो विजेत्री जो किताब है संस्कृत साहित्य की बोर्ड से प्रकाशित, उसमें छंदो ज्ञान के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिएगा, वैदिक लौकिक वाङ्मय में छंद शास्त्र का एक विशिष्ट स्थान है। वेदों के अर्थ निर्णय के अंदर भी अ, छंद है उसको वेदांग माना जाता है। ठीक है, 6 अंग होते हैं ना वेद के, उसमें छंद है पादौ तु वेदस्य, उसमें छंद जो अंग है वो वेद का पैर माना जाता है, क्योंकि बिना छंद के पढ़े बिना आपकी वेद के अर्थ में आपकी गति नहीं हो सकती। इसलिए छंद है पादौ तु वेदस्य, वेद का जो अंग है वो पादौ जो अंग है वो छंद के रूप में माना जाता है। छंद शब्द से प्रवृत्ति निमित्तत्वम। अब देखो, यास्क है उनके द्वारा निरुक्त लिखा गया है, उनके द्वारा एक बात कही गई है, छंद है छादनात्, अर्थात जो आच्छादित करे उसको छंद कहा जाता है। सभी वेद वो छंदोबद्ध है, अर्थात सभी वेदों की जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र है वो छंद में कहे गए हैं। उनके उच्चारण के लिए, उनके अर्थ के जानने के लिए छंद का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। अब देखो, यह जो शास्त्र है, छंद का जो शास्त्र है उसको छंदो विचिति ही कहा जाता है, छंदोनुशासनम कहा जाता है, छंदो विवृत्ति ही कहा जाता है। इस प्रकार से छंद शास्त्र के इतने सारे नाम हैं। और उसके बाद में इस छंद का नाम वेदांग, और वेदांग का जो है वेद के जो 6 अंग में जो छंद शास्त्र है, वो छंद शास्त्र लिखा था पिंगल ने। यह आपके प्रतियोगी परीक्षा में या बीए की कक्षाओं में पूछा जा सकता है कि छंद शास्त्र किसने लिखा था, तो पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र लिखा था। अब देखिएगा, हम क्या करेंगे, छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के 2 भेद होते हैं। एक होता है लौकिक, ठीक है, एक होता है लौकिक छंद होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए तो जो आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो जिन छंदों का प्रयोग किया जाता है वो लौकिक छंद, और जो वेद 4 वेदों के अंदर जिन छंदों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं वैदिक छंद। तो लौकिक छंद है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ण छंद, एक होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद का दूसरा नाम जाति छंद भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, वर्ण छंद कहा जाता है जिसमें वर्णों की गिनती होती है। वर्ण होते हैं ना, जैसे वृत्तम अक्षर संख्यातम, अर्थात जिस छंद में वर्ण की गिनती होती है उसको वर्ण छंद कहा जाता है। अब देखो, छंद का दूसरा नाम वृत्तम भी है। क्या नाम है? वृत्त भी छंद को कहा जाता है। वर्ण छंद का दूसरा नाम वृत्तम कहा जाता है, यह आप ध्यान रखेंगे।
इसका दूसरा नाम वर्णिक छंद भी कहा जाता है। इसके छंद में प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, उनकी गणना होती है। इंद्र, वज्रा, वंशस्थ, शिखरिणी, ये आपको मैं जब छंद आएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा छंद वर्णिक है, कौन सा छंद मात्रिक है। अभी तो आप एक ही बात का ध्यान रखना, जिनमें वर्णों की गणना होती है वो वर्णिक छंद होते हैं, जिनमें मात्रा की गणना होती है वो मात्रिक छंद होते हैं। वर्णिक छंद को वृत्त कहा जाता है, मात्रिक छंद को जाति कहा जाता है। जाति के अंदर क्या होता है, मात्राओं की गणना होती है, इसका दूसरा नाम जाति होता है। इसमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती होती है। इस प्रकार से यह छंद है। एक छंद में पादः शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, छंद में 4 लाइन होती है, 4 पंक्तियां होती है। तो छंद का जो चौथा भाग होता है, अर्थात 4 लाइन्स होती है, 4 पंक्तियां होती है ना छंद में, उसकी जो प्रथम लाइन होती है अर्थात चतुर्थांश, 1/4 जो अंश है, उसको पादः शब्द कहा जाता है। प्रत्येक छंद चरणों में, पादों में विभाजित किया जाता है ना। और इसका छंद शास्त्र में इसको चरण भी कहा जाता है। तो किसी भी छंद का जो चौथा अंश है, चौथाई अंश है, उसको पादः शब्द कहा जाता है, जिसको चरण भी कहा जाता है। अब देखिएगा, वर्ण, छंद शास्त्र में वर्ण अक्षर भी कहलाता है, ठीक है, यह सामान्य बात है। उसके बाद में मात्रा, देखो मात्रा, वर्ण तो कोई से भी हो, आप गिन लो 1 2 3। मात्रा में क्या होता है, वर्णों का जो उच्चारण काल होता है, जितना समय लगता है वर्णों के उच्चारण में, उसको कहा जाता है मात्रा। मात्रा 3 प्रकार की होती है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 प्रकार की मात्रा होती है। अब देखो, ह्रस्व मात्रा किसको बोलते हैं, लघु को। जैसे उ उच्चारण कालः एक मात्रा कालः उच्यते, सह कालः यस्य सह ह्रस्व संज्ञा भवति। ह्रस्व बोलते हैं जैसे 3 उकाल होते हैं, जैसे एक ह्रस्व उ, एक दीर्घ उ, एक प्लुत उ। इनको कैसे बोला जाएगा, उ, उ, ऊ, ऐसे बोला जाएगा। तो ये जो इस ऊ के, ह्रस्व ऊ को बोलने में जितना समय लगता है, उसको क्या बोला जाता है, ह्रस्व बोला जाता है। इसी प्रकार दीर्घ ऊ को बोलने में जितना समय लगता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको दीर्घ बोला जाता है। अर्थात दीर्घ में 2 मात्रा का उच्चारण समय होता है। इसी प्रकार प्लुत में क्या होता है, 2 मात्रा के काल से अधिक समय जहां पे लगता है, उसको प्लुत बोला जाता है। इसलिए देखो, श्लोक है बहुत ही अच्छा, एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, अर्थात जिसमें एक मात्रा होती है, जैसे ह्रस्व उ होता है ना, उसमें एक ही मात्रा होती है, उसको बोला जाता है ह्रस्व। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जिसमें 2 मात्रा होती है, उसको दीर्घ बोला जाता है। त्रिमात्रिक प्लुतो ज्ञेयो, 3 मात्राएं होती है, उसको प्लुत बोला जाता है। व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, व्यंजन में आधी मात्रा होती है। इस प्रकार से आपको मात्राओं के बारे में मैंने बताया। छंद जब आएंगे तब आपके स्पष्ट हो जाएंगे अच्छे से। अब छंद शास्त्र में लघु और गुरु क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, लघु होता है, छंद शास्त्र में जो जितने ह्रस्व संज्ञक स्वर होते हैं, वो लघु संज्ञक होते हैं। जैसे ए आ गया ना, तो ए लघु, एक लाइन लगा देंगे। लघु की लाइन होती है एक, देखो ये लघु की लाइन होती है एक। जब आप किसी श्लोक में आपको पता करना होगा इसमें कौन सा छंद है, तो आपको वहां पर लघु और गुरु आपको लगाने होंगे। तो लघु के लिए आपको ये एक मात्रा लगानी होगी, समझ में आ गए। जैसे ए एक मात्रा, ई एक मात्रा, उ एक मात्रा, री एक मात्रा, लृ एक मात्रा, ये सभी स्वर है ना, तो ये सभी स्वर लघु संज्ञक है, ठीक है। छंदः लक्षणेषु अस्य निर्देश ल इति पदेन क्रियते, ल के द्वारा लघु का होता है और इसका संकेत चिन्ह एक जैसा होता है। गुरु कहा जाता है दीर्घ संज्ञा स्वर गुरु कथ्यते, ऐसा स्वर जो दीर्घ हो उसको गुरु कहा जाता है। जैसे आ है, ई है, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जितने दीर्घ स्वर है वो सभी गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आपके समझ में आ गया। श्लोकेशु प्रायः प्लुत संज्ञकानाम स्वराणाम अभावः एव प्राप्यते, छंदसु अनुस्वारेण। अब देखो, प्लुत का लगभग अभाव पाया जाता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि गुरु होता है, गुरु का संकेत चिन्ह क्या होता है, देखो ये एस लिखा हुआ ना,
ये एस जैसा है, इसको गुरु का चिन्ह कहा जाता है। देखो जहां पे लघु आए वहां पे आपको ऐसा चिन्ह लगाना है, और जहां पे गुरु आए वहां पे ऐसा चिन्ह लगाना है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होती है कि जो जो ह्रस्व वर्ण आ गए उसको तो हम क्या लगा देंगे, लघु की मात्रा लगा देंगे। गुरु कहां पर लगाएंगे, तो ध्यान रखो जहां जहां पे दीर्घ स्वर आते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जितने भी दीर्घ स्वर है इन सब में गुरु की मात्रा आपको लगानी है। एक आपको थोड़ा सा नियम और अच्छे से बताऊंगा, छंदस्सु अनुस्वारेण सहित है। ध्यान रखो विद्यार्थियों, जहां कहीं पर भी अनुस्वार आए वहां पे आपको गुरु की मात्रा लगानी है। जैसे ए लिखा हुआ आ गया तो ए तो लघु है, इसलिए आपको ह्रस्वमाली मात्रा लगानी है। पर ए के ऊपर यदि अनुस्वार आ गया, बिंदी आ गई, बिंदु लगा हुआ आ गया, तो अम आ गया लिखा हुआ, तो आपको वहां पे क्या लिखना है, गुरु की मात्रा लगानी। जैसे कु है, कु ह्रस्व है तो लघु हो जाएगा, परंतु कु के ऊपर यदि बिंदी आ गई, कुम आ गया, तो आपको वहां पे गुरु करना है। तो जहां जहां अनुस्वार दिखे वहां पे गुरु लगाना है। विसर्गेण युक्त है, जहां कहीं पर भी विसर्ग दिखाई दे तो उस विसर्ग युक्त जो वर्ण है उसके भी आपको गुरु लगाना है। जैसे राम लिखा हुआ आ गया तो रा के तो गुरु लगा देना है। मैं के बाद में विसर्ग है, इसलिए मैं भले ही ह्रस्व है फिर भी आपको मैं के आगे विसर्ग होने के कारण आपको गुरु की मात्रा अर्थात ये ऐसे जैसा चिन्ह लगाना है। संयोग पूर्व है, यह ध्यान से समझने की बात है। जहां कहीं पर भी संयुक्त वर्ण हो उसके पहले वाले वर्ण को गुरु लगाना है। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे रक्त एक वर्ण है, रक्त है, तो वैसे देखा जाए तो र है वो लघु है, तो र के आप क्या करोगे, लघु वाली मात्रा लगाओगे, परंतु आपको नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है, क्योंकि र के बाद में आधा क और तय तय ये संयुक्त वर्ण है, इसलिए संयुक्त वर्ण के पहला वाला वर्ण क्या है, यहाँ पर र है, उसको आपको क्या करना है, गुरु लगाना है। तो एक नियम क्या बन गया, पहला नियम जहां जहां अनुस्वार वहां गुरु, जहां जहां विसर्ग वहां गुरु, और जहां जहां संयुक्ताक्षर वर्ण उसके पहले वाले वर्ण को आपको क्या करना है, गुरु करना है। रक्त इसका उदाहरण देखा था। पदांत गो अर्थात पद के अंत में आपको क्या करना है, गुरु संज्ञक वर्ण करना है। एक श्लोक भी है, सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत्। अनुस्वार के साथ दीर्घ वाला विसर्ग वाला इन सबको गुरु करो। वर्ण संयोग पूर्वश्च, संयुक्त वर्ण के पहले वाले वर्ण को गुरु कहना है। तथा पदांत गो पिवा, पद के अंत में भी गुरु का प्रयोग होता है। अब देखो विद्यार्थियों, गण, गण बोलते हैं समूह को। तो छंद में आपको क्या करना है कि वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना के लिए वर्णात्मक गणों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो गण कैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनना। वर्णात्मक गण है वर्णत्रय समूहात्मको भवति, अर्थात ए वर्ण तीन, अर्थात कहने का मतलब क्या है, जब आप क्या करोगे कि जैसे जितने गण होते हैं, गण कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो इन 8 गण होते हैं, इनके तीन तीन समूह में एक एक गण बनता है। समझ में आ गया। इसका एक देखो ये नियम याद रख लो, यह माता राजभान सलगा, इसको याद रख लो, आप गण बनाना सीख जाओगे। चलो जैसे यह है, यह के लघु माँ गुरु, ता गुरु, रा गुरु, जय लघु, भा गुरु, क्योंकि दीर्घ है ना, जय लघु है तो मैंने एक लगाया, इसके क्या लगाऊंगा, एस लगाऊंगा, न लघु, स लघु, ल लघु, गाहा गुरु, इस प्रकार से बन जाता है। तो अब देखो जैसे मान लो इसके सब के गण बन गए, कि जैसे यह आ गया तो यह गण, मैं आ गया तो मैं गण, तय आ गया तो तय गण, र आ गया तो रै गण, जय आ गया तो जय गण, भय आ गया तो भयगण, न आ गया तो नैगण, स आ गया तो सैगण। तो इस प्रकार से ये कितने हो गए, दो दो चार, दो छह, दो आठ, कितने हो गए, 8 गण हो गए। अंत में जो लय है इसका मतलब लघु, गाहा का मतलब गुरु होता है। तो यह जो यह माता राजभान सलगा, इसको यदि आप कंठस्थ कर लेते हैं तो आपकी गण वाली समस्या प्रायः समाप्त हो जाती है। अब देखो यह गण है, तो यह गण में कितने वर्ण आएंगे, इसलिए आपको देखना होगा, यह को मिलाकर के 3 वर्ण होने चाहिए। यह माता, देखो यह गण में क्या आएगा, यह माता, समझ में आ, 3 3 जोड़ा हो जाएगा ना। तो यह गण में क्या आएगा,
य माता। तो देखो ध्यान रखना, य गण का आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि य गण में कौन कौन से चिन्ह आता है। तो य माता में य लघु है, माँ गुरु है, ता गुरु है। तो वन एस एस अर्थात लघु गुरु गुरु जहां पर भी दिखाई दे वहां पे य गण होता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में मगण, तो मगण में भी क्या आएगा, मगण में कौन कौन से आएगा, एक तो माँ आ जाएगा, ता आ जाएगा, रा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तगण में ता रा जय अर्थात तीन तीन के जोड़े बन जाएंगे। जैसे यगण य माता तीन हो गए, मगण में माता रा, ठीक है, तगण में ता रा जय तगण हो गया। अब रगण में रा जय भा, इस हिसाब से आप लिख लो, देख लो, यगण में य माता, मगण में माता रा, तगण में तारा जय, रगण में राज है भा। मतलब आगे वाला जो वर्ण है उसको लेकर के आपको तीन तीन आपको वर्ण कर लेने हैं, बहुत ही सरल है। अब आपको क्या करना है, इसमें मात्रा लगानी है। जैसे यह माता में यह लघु है तो लघु, माँ में गुरु है तो गुरु, ता में गुरु है तो गुरु। इसी प्रकार मातारा में माँ में गुरु है, माँ दीर्घ है ना, तो गुरु, ता भी गुरु, रा भी गुरु। तो जहां कहीं पर भी तीन गुरु आ जाए वहां पे आपको मगन लिखना है। इसका आप अच्छे से अभ्यास पुस्तिका में लिख करके प्रयास कीजिएगा, तय मानिए आपको ये गण अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे रगण आ गया तो रगण में रा जय भा आएगा, तो रा गुरु, जय लघु, भा लघु। इसी प्रकार जगण में जय भा न आएगा, देख लो, ये रहा, जय भान तीन आ जाएंगे ना, तो जय भान तीन आ गया, तो जय का लघु, भा का गुरु, न का लघु। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप गण बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद में यति किसको बोला जाता है, प्रायः आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो याद रखो, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। जहां पर भी छंद का उच्चारण करते समय जहां रुका जाता है उसको यति कहा जाता है। ठीक है, पद्य पाठे, पद्य के पाठ में जिह्वा या इष्ट विश्राम स्थानम, जीभ को जहां पे विश्राम होता है उसको कवियों के द्वारा उसको यति कहा जाता है। आपकी परीक्षा में यह परिभाषा लिखनी है यति की, पद्य पाठे, पद्य पाठ में जीवा की जहां पे विश्राम स्थान जहां होता है, जहां रुकती है जीभ, उसको कवियों के द्वारा उसको यति कहा जाता है। यति के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है, जैसे विच्छेद, विराम, विरति, ऐसे बहुत सारे ये क्या है, यति के पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको मैंने इस कक्षा में क्या क्या बताया मैं पुनः बता देता हूं। किस प्रकार से छंद है वो क्या है, वेदांग का पाद है, अर्थात वेदांग के चरण माने जाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको छंद का परिचय बताते हुए छंद के भेद के बारे में बताया, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, उसके बाद में है पाद है किसको कहा जाता है, वर्ण है किसको कहा जाता है, उसके बाद में मात्रा ह्रस्व दीर्घ प्लुत होती है, उसके बाद में लघु गुरु कहाँ होते हैं, गण 8 होते हैं, और उसका मैंने आपको एक सूत्र बताया था, यह माता राजभान सलगा, जिसमें यहां तक सगण तक गण हो जाते हैं, और यगण मैगण इन सब के तीन तीन जोड़े बना करके हम इस प्रकार से गण की मात्रा लगा सकते हैं। विद्यार्थियों, आज प्रथम दिन जब छंद का है तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, आप इन छंद के जो जो प्रारंभिक जो भूमिका है इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपके परीक्षा में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न हो जिनको आप अच्छे से कर सको। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः मिलेंगे छंद के उन्हीं जो आपके छंद दिए गए हैं परीक्षा में उन छंदों के साथ। आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।